आज हम आपके सामने तीन महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में बात करेंगे जिनके अंतर्गत अमृता शेरगिल और दूसरे महत्वपूर्ण के बारे में निकोलस रोरिक याद रखेंगे निकोलस रोरिक को। और अगला जो पॉइंट आता है, अगले जो व्यक्ति रहेंगे समरेंद्रनाथ गुप्त। ये तीन महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में आज की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात आती है, महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वह है अमृता शेरगिल के बारे में। और दोनों याद रखना है आपको, आज की क्लास के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जिनको आप जानते हैं, निकोलस रोरिक और अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल और निकोलस रोरिक का जन्म भारत देश में नहीं हुआ, हालांकि इन्होंने भारत की कला की खुशबू से काफी प्रभावित रहे। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल और निकोलस रोरिक को एक का जन्म रूस में होता है, निकोलस रोरिक का, और अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में होता है, बुडापेस्ट हंगरी एक देश है, उसी के अंतर्गत इनका जन्म होता है। लेकिन यह भारत की कला से काफी प्रभावित रहे। आज की क्लास के अंतर्गत हम तीन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब एक भारत के कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं समरेंद्रनाथ गुप्त, जो कि महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में इनकी चर्चा की जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, कल हमने आपसे चर्चा किया था कि अमृता शेरगिल के बारे में कल हमने आपसे बताया था, कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा किया था, लेकिन हाँ वह पॉइंट हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार के अंतर्गत सुनैना देवी का नाम आता है। भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के अंतर्गत अमृता शेरगिल का नाम आता है। भारत की प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार के अंतर्गत ललिता कट्ट का नाम आता है। ललिता कट्ट याद रखेंगे, ललिता कट्ट जो बलबीर सिंह कट्ट की पत्नी थी, और बलबीर सिंह कट्ट जो बनारस से गायब हो गए, आज तक मूर्तिकार के रूप में काफी फेमस रहे, आज तक उनका पता नहीं चला कि कहां चले गए। लेकिन हम बात करते हैं तीन पॉइंट के अंतर्गत। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे अमृता शेरगिल के बारे में। तो अमृता शेरगिल हमने आपसे बताया कि भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार में इनका नाम लिया जाता है। अब कला समीक्षकों के द्वारा यह बताया जाता है कि यह आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंतर्गत इतिहास में इनको मील का पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। जरूर याद रखेंगे कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में अमृता शेरगिल को मील का पत्थर के नाम से संबोधन किया है। कला इतिहासकारों ने अमृता शेरगिल को मील का पत्थर के नाम से बताया है। मील का पत्थर जरूर याद रखना है। दूसरी बात यह आती है कि अमृता शेरगिल को भारत का फ्रीडा कोहली कहा जाता है। भारत का फ्रीडा कोहली जरूर याद रखेंगे। भारत का फ्रीडा कोहली अमृता शेरगिल को संबोधन किया जाता है। और कहा जाता है भारतीय आधुनिक महिला चित्रकारों में सबसे पहले आधुनिक कला का प्रवर्तक। तीसरा पॉइंट हमने आपसे बताया आधुनिक कला का प्रवर्तक। यह 3-4 पॉइंट हैं, आधुनिक कला का प्रवर्तक के नाम से संबोधन किया जाता है। अगली बात आती है कि अभी तक जितने भी लोगों को आपने पढ़ा है, चाहे वह बंगाल से रहे हो, चाहे वह मुंबई के रहे हो, चाहे वह जयपुर के रहे हो, चाहे वह भारतीय चित्रकार रहे हो, खास तौर से अभी तक हमने आपको 17 आर्टिस्टों के बारे में बताया है, जिनमें से हमने आपको यह बताया कि खास तौर से अवनीनाथ टैगोर और पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत जो कला के क्षेत्र में नई दिशा देने वाले व्यक्ति गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हमने चर्चा किया। यामिनी राय के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन यामिनी राय की कला के अंतर्गत भारतीय खुशबू की सुगंध आती है। लेकिन यह पॉइंट हमने आपको नहीं बताया कि अमृता शेरगिल एक भारत की ऐसी पहली महिला चित्रकार है
हालांकि इनका जन्म हंगरी में हुआ, लेकिन ये भारत की कला से काफी प्रभावित थी। लेकिन कहा जाता है कि अमिता शेरगिल भारत की एक ऐसी पहली महिला है जिन्होंने नग्न और नग्न चित्रांकन किया है, यानी अनावृत चित्रण किया है। सबसे पहले अनावृत चित्रण करने वाली महिला भारत की कौन मानी जाती है? अमृता शेरगिल। अनावृत चित्रांकन, अनावृत चित्रांकन किसे माना जाता है? अमृता शेरगिल को। अगली बात आती है, कहा जाता है कि अमृता शेरगिल के जीवन का कला का जीवन का कार्यकाल मात्र 28 वर्ष का था। अमृता शेरगिल के कला का जीवन का कार्यकाल मात्र 28 वर्ष रहा है, जिनमें कहा जाता है कि कला इतिहासकारों का यह मानना है कि अगर अमृता शेरगिल अगर जीवन मिला होता तो आज भारतीय चित्रकला का जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है, वह कुछ उसका स्वरूप ही कुछ अलग होता। लेकिन बात आती है कि अमिता शेरगिल के बारे में, तो अमिता शेरगिल कहती हैं कि अगर भारत में अगर भूखमरी न होती, भारत में अगर गरीब लोग न होते, तो हमारे कैनवास जो था उसका रंग फीका पड़ जाता, यानी कि कोरा रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि अमिता शेरगिल का जो कैनवास था वह ज्यादातर अमिता शेरगिल ने भारत की गरीबी को चित्रांकन किया है। ज्यादातर अमिता शेरगिल ने ज्यादातर अपने चित्रों में भारत की यानी कि भूखमरी का चित्रांकन किया है। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे कि भारत की गरीबी को चित्रांकन करने वाले सबसे ज्यादातर जो लोग हैं वह सोमनाथ होर की भी गणना की जाती है। लेकिन सोमनाथ होर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जब अकाल पड़ा था, जब सूखा पड़ा था, तब उस पे उन्होंने चित्रांकन किया था। लेकिन आज के अंतर्गत हम बात करेंगे अमिता शेरगिल के बारे में। तो अमिता शेरगिल के बारे में हमने आपको बताया कि भारत की गरीबी को सबसे ज्यादा चित्रित करने वाले व्यक्ति कौन थी? महिला है, वह उनका नाम आता है अमिता शेरगिल। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और कहा जाता है अमिता शेरगिल के बारे में, कहा जाता है अमिता शेरगिल के बारे में कहा जाता है कि काल खंडेलवाला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कला इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं, या इनका संबंध राजस्थान से रहा है। काल खंडेलवाला का जो ये कला इतिहासकार है, जरूर याद रखेंगे, कला इतिहासकार काल खंडेलवाला, और इनका संबंध रहा है राजस्थान से, यानी कि ये इतिहासकार है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। और दूसरी बात आती है कि काल खंडेलवाला यह बताते हैं कि अमिता शेरगिल की कला बंगाल की प्रतिक्रिया है। यानी हमने आपसे कल भी यह पॉइंट पे चर्चा किया था कि अमिता शेरगिल की जो कला है बंगाल की प्रतिक्रिया के रूप में काल खंडेलवाला ने कमेंट किया है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जो एक तरफ बंगाल शैली और एक तरफ अमृता शेरगिल, एक तरफ बंगाल शैली और एक तरफ अमिता शेरगिल काम करती हैं, लेकिन बंगाल शैली का जो मुख्य ध्येय था वो भारतीय कला का उत्थान था, भारतीय शैलियों का उत्थान था, भारतीय धरोहर का उत्थान था। लेकिन अमिता शेरगिल ने भारतीय बताया कि उन्होंने भ्रमण किया, भारतीय शैलियों का भ्रमण किया। किसने? अमिता शेरगिल ने। लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारे समझ से परे है। हम अजंता को उन्होंने अपनी समझ से परे बताया, लेकिन अजंता का अनुकरण नहीं किया। यही बात यह आती है कि अमिता शेरगिल ने बताया कि जो अजंता है, जो एलोरा है, जो कोणार्क है, जो खजुराहो है, जो भारतीय कला की धरोहर है, उसको उन्होंने भ्रमण किया, घूमा, उनकी कला को जांचा परखा, लेकिन उसको अपनी शैली नहीं बनाया। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे, तभी आपको अमिता शेरगिल की बातों को समझ में पाएंगे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बंगाल शैली के कलाकारों ने अमिता शेरगिल के बारे में प्रतिक्रिया जताई, हमारे कहने का तात्पर्य यह रहा कि अमिता शेरगिल ने मुख्य रूप से भारतीय कला को अपना विषय नहीं बनाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारत में रहने वाले गरीब लोगों का चित्रांकन किया है। यह बातें आप याद रखें। तभी काल खंडेलवाला जो कला इतिहासकार है वो कहते हैं कि बंगाल शैली की जो प्रतिक्रिया किस चित्रकार ने प्रकट नजर आती है? अमृता शेरगिल पे।
अमिता शेरगिल पे, यह पॉइंट। अब दूसरा बात आती है 1978 की बात है। 1978 की बात है कि अमिता शेरगिल की पहाड़ी स्त्रियां काफी फेमस हैं। कारण यह है कि अमिता शेरगिल खास तौर से कहाँ रहती थी, शिमला के अंतर्गत यह रहती थी। और कहा जाता है कि अमिता शेरगिल ने ज्यादातर पहाड़ी स्त्रियां, पहाड़ी पुरुष का चित्रांकन किया है। अमिता शेरगिल का एक पॉइंट आता है कि पर्वतीय स्त्रियां या हिल वुमेन, पर्वतीय स्त्रियां या पहाड़ी स्त्रियां या हिल वुमेन के नाम से जाने जाने वाली पेंटिंग 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जारी किया था। यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। इतनी पॉइंट रहे जो आपको याद रखने की चीज है। अब हम आपको लेके चलेंगे अमिता शेरगिल के जीवन परिचय के बारे में। अब अमिता शेरगिल के जीवन परिचय के बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे, जिनमें से बात रखेंगे। देखिए, हम आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताते हैं। मेन पॉइंट अगर आप इसी तरीके से अगर रटेंगे, रटने का तात्पर्य नहीं बनता, पहले आप उसको समझेंगे। अगर आप समझ लेंगे तो आपको बातें हमेशा क्लियर रहेंगी कि कहाँ व्यक्ति गया, किसको किस नाम से संबोधन किया जाता है। अब बात आती है अमिता शेरगिल के जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय के बारे में हम अगर लेके चले तो इनका जन्म होता है 1973 ईस्वी में। जन्म आप याद रखेंगे 1973 ईस्वी के अंतर्गत। कहाँ होता है, बुडापेस्ट आया हंगरी देश में, जरूर याद रखेंगे, हंगरी देश के अंतर्गत। इनकी मृत्यु होती है 1941 ईस्वी में। मृत्यु इनकी होती है 1941 ईस्वी में। कहाँ, लाहौर, जरूर याद रखेंगे। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंतर्गत। लाहौर पाकिस्तान। किसमें, हाँ, हो सॉरी, यह 1913 है और 1941, 1913 1941। बात आती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, बुडापेस्ट हंगरी, और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है लाहौर पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि इनके पिता आप याद रखेंगे, यह पिता भारतीय थे, भारतीय सिख के जमींदार थे, और इनके पिता का नाम था उमराव सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी माता का नाम था मारिया अंतवातेन। यह हंगरी देश की निवासी थी, यानी हंगरियन थी। अगली बात आती है इनकी शिक्षा। अब हम आपको लेके चलते हैं अमिता शेरगिल के बारे में। शिक्षा, इन्होंने भारत की शिक्षा से ग्रहण नहीं किया। भारत के जो उस समय देश के अंतर्गत जो कला विद्यालय थे, वहां पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। यह जाती हैं कहाँ, पेरिस, जरूर याद रखेंगे, पेरिस वर्तमान समय में फ्रांस देश की राजधानी है। पेरिस के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और यहाँ पे जाती हैं। और जाने के बाद कब जाती हैं, यह जाती हैं 1929 ईस्वी से। 1929 ईस्वी में यह पेरिस जाती हैं और वहां पे पेरिस के बीएक्स आर्ट कॉलेज के अंतर्गत इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन कब तक किया, 1934 ईस्वी तक। 1929 से लेकर के 1934 ईस्वी तक इन्होंने पेरिस, किस देश के अंतर्गत, फ्रांस देश के अंतर्गत पेरिस में इन्होंने पेरिस के कला विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण किया। और कहा जाता है इनके जो गुरु थे, उस समय के जो गुरु थे, कौन थे, गुरु का नाम आता है ल्यूसिन मिशोन, जरूर याद रखेंगे, ल्यूसिन मिशोन है। इनके गुरु का नाम है ल्यूसिन मिशोन। यह पॉइंट रहा शिक्षा के बारे में। पहली बात तो आपको याद रखना है कि अमृता शेरगिल भारत से पढ़ी नहीं है।
अमिता शेरगिल किसी वाद से संबंधित नहीं है। अमिता शेरगिल भारत की नहीं है, लेकिन इनको भारत देश की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के नाम से संबोधन किया जाता है। भारतीय चित्रकला आधुनिक आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में इनको मील का पत्थर के नाम से संबोधन किया जाता है, जबकि इन्होंने भारत की कला के बारे में जांचा परखा, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत की कला हमारे समझ से परे है। लेकिन इन्होंने भारतीय कला की जो शिक्षा थी, उस समय भारत के अंतर्गत कला विद्यालय खुले थे, लेकिन उस समय आप जानते हैं कि बंगाल शैली के अंतर्गत अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के इतिहास में, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पूरे भारत में धूम मचा रखी थी, लेकिन तब पर भी अमिता शेरगिल ने भारतीय कला को सिर्फ देखा परखा, लेकिन उसकी नकल, उसकी प्रतिलिपियां, उनकी अनुकृति नहीं बनाया। यही कारण है कि भारतीय आधुनिक महिला जो चित्रकार की गणना की जाती है वह अमिता शेरगिल की जाती है। कारण यह रहा कि अमिता शेरगिल से पहले अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन, जिसको आप सुनैना देवी के नाम से जानते हैं, जबकि उन्हीं के खानदान के अंतर्गत उन्हीं की बहन, लेकिन उन्होंने भी चित्रकारी के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन उनको भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के अंतर्गत नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय कला, हमने आपसे कल ही बताया था, हमने आपको यह भी बताया था कि वो आधुनिकता वह होती है जो किसी की नकल नहीं करे, जो किसी की प्रतिलिपि न बनाए, जो किसी के दिखाए हुए रास्ते के प्रतिरूप न चले, उसको वह अपने मनोगत जो समाज में जो दिखा रहा है उसका चित्रांकन करे, उसी को आप आधुनिकता कहते हैं। यही अमिता शेरगिल ने किया। बात आती है, हमने आपसे यह भी बताया था कल की क्लास के अंतर्गत कि अमिता शेरगिल एक ऐसी पॉइंट है, अमिता शेरगिल जिसकी भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत की गरीबी कुछ और थी। यही पॉइंट आप याद रखेंगे, आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी। अगली बात आती है, अगर हम बात करें तो भारत में इनका आगमन 1921 ईस्वी में होता है। 1921 ईस्वी जरूर याद रखेंगे। अब हम, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि हमने आपसे चर्चा किया कि अमिता शेरगिल भारत में 1921 ईस्वी में आती है। कहां से? हंगरी से। लेकिन उस समय का जो दौर था वह बहुत छोटा था। छोटा का स्थान कहने का तात्पर्य यह रहा, जब अमृता शेरगिल बुडापेस्ट हंगरी से भारत आती हैं तो वह कहां रहती हैं? शिमला में। वह समय कौन सा था? 1921 ईस्वी का था। लेकिन यह हमने आपसे चर्चा किया कि 1929 ईस्वी में यह पेरिस जाती हैं। कहां से जाती हैं? भारत से, या भारत पहले आती हैं। भारत आने के बाद वह शिमला में ठहरती हैं। शिमला में ठहरने के बाद कुछ समय बिताने के बाद 1929 ईस्वी में यह कहां जाती हैं? पेरिस जाने के बाद जब पूरी पढ़ाई हो जाने पे 1934 ईस्वी में यह पुनः भारत प्रवेश करती हैं, और तब जाकर के इन्होंने अजंता, एलोरा, बाघ, कोणार्क, सूर्य यानी कि खजुराहो, जितनी भी भारतीय कला की धरोहर थी उसका भ्रमण करती हैं। और तभी अमिता शेरगिल ने कहा कि हमारे भारतीय जो कला है, भारतीय जो धरोहर है, वो हमारे समझ से परे है। बात आती है, हमने आपसे कहा कि पुनः इनका आगमन कब होता है? 1934 ईस्वी में। हमने आपसे फिर एक बार बता दें, आपको कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने का तात्पर्य यह है कि इनका जन्म हमने आपसे बताया 1913 ईस्वी में। कहां हुआ? बुडापेस्ट हंगरी। लेकिन ये भारत में कब आई? 1921 ईस्वी में। कहां आई? शिमला जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इनका आगमन शिमला के अंतर्गत हुआ। अब बात आती है, इन्होंने 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी के अंतर्गत ये कहां रवाना हुई? पेरिस कहां? फ्रांस देश के अंतर्गत। लेकिन यह पुनः आगमन होता है 1934 ईस्वी में। कहां आती हैं? भारत आने के बाद 1934 ईस्वी में इन्होंने अजंता, बाघ, सिगरिया, भारत की जितनी भी कला धरोहर है सबको उसको उन्होंने भ्रमण किया, घूमा।
उसको जांचा परखा, लेकिन अपनी समझ से परे बताया। अब बात आती है समर हिल। पेरिस के अंतर सॉरी इन्होंने शिमला में समर हिल में ठहरी थी, समर हिल में रहती थी। शिमला का एक छोटा सा स्थान है जिसको आप समर हिल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे रहती थी। और कहा जाता है कि यहीं पे इन्होंने सबसे अपना एक स्टूडियो बनाया था। कहाँ बनाया था? समर हिल में। यह पॉइंट पूछा जाता है कि कहाँ पे बनाया था? समर हिल में। यह कब की बात है? यह 1934 ईस्वी की बात है। 1934 ईस्वी में इन्होंने शिमला के अंतर्गत एक स्टूडियो का निर्माण किया था। और यह स्टूडियो कहां पर था? समर हिल के अंतर्गत, समर हिल के अंतर्गत। अब बात आती है, कहा जाता है कि यहां तक 19 इनके संबंध की बात हम थोड़ी सी कर लें। यहां तक संबंध के अंतर्गत अगर आप बात करें तो संबंध के अंतर्गत इनका जो विवाह होता है वह किससे? विक्टर एगोन से होता है। इनका चचेरा भाई था विक्टर एगोन। विक्टर एगोन इनसे इन्होंने क्या किया था? शादी किया था। क्या नाम है? विक्टर एगोन। विक्टर एगोन से। और कहा जाता है कि भारत के इस समय महत्वपूर्ण चित्रकार और खासतौर से इंस्टॉलेशन कलाकार जिसको आप विमान सुंदरम के नाम से जानते हैं। विमान सुंदरम और अमृता शेरगिल का संबंध, विमान सुंदरम अमृता शेरगिल का संबंध मौसी का था। यानी कि भारत के जो इस समय जो महत्वपूर्ण कलाकार के अंतर्गत जिसकी गणना की जाती है विमान सुंदरम की, यह अमृता शेरगिल इनकी क्या थी? मौसी थी। और विमान सुंदरम का संबंध कौन सा रिश्ता संबंध है? मौसी का। लेकिन कहा जाता है कि अमृता शेरगिल के अंतर्गत बाद में यह कहाँ जाती हैं? यह जाती हैं लाहौर। इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हमने संबंध के बारे में बताया कि अमृता शेरगिल ने 1938 ईस्वी में इन्होंने शादी किया। किससे शादी किया? विक्टर एगोन। विक्टर एगोन कौन है? इनका चचेरा भाई है। अब अगली बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप याद रखेंगे अमृता शेरगिल का संबंध खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भारत के 2 राज्यों से रहा है। अमृता शेरगिल का संबंध भारत के 2 राज्यों से रहा है। यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। एक रहा है आपका हिमाचल प्रदेश के कहां से? शिमला जरूर याद रखेंगे। कहां? शिमला। और शिमला का एक स्थान है समर हिल पे इन्होंने क्या किया था? स्टूडियो बनाया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो का निर्माण कहां किया था? अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो का निर्माण समर हिल में किया था जो शिमला में पड़ता है। अब बात आती है इनका महत्वपूर्ण स्थान, वह रहता है आपका कहां? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है गोरखपुर के अंतर्गत। और गोरखपुर के अंतर्गत कहा जाता है अमृता कला वीथिका है। क्या है? अमृता कला वीथिका मतलब होता है गैलरी। जरूर याद रखेंगे कि वीथिका का तात्पर्य होता है गैलरी से, यानी जिसको आप गैलरी के नाम से जानते हैं, जिसको आप कला दीर्घा के नाम से जानते हैं। हमने आपसे चर्चा किया 2 पॉइंट। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल ने भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्यों में ज्यादातर अपना निवास स्थान बनाया और वह रहा आपका हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा पॉइंट आता है, वह रहा है आपका गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के समर हिल में इन्होंने अपना स्टूडियो का निर्माण किया था और यहीं पे रह करके इन्होंने ज्यादातर पेंटिंग का निर्माण किया था। यहीं पे सबसे पहले इन्होंने पेंटिंग का कार्य भी किया था। बुडापेस्ट हंगरी से आने के बाद 1921 में जब ये भारत में आती हैं तो सबसे पहले ये शिमला में ही ठहरती हैं, लेकिन इनका संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रहा है। गोरखपुर में अमृता कला वीथिका जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक अंग बन चुका है,
गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक अंग बन चुका है, जिसको आप अमृता कला वीथिका के नाम से जानते हैं। यह गैलरी है, जरूर याद रखेंगे। अमृता कला वीथिका कहाँ है? गोरखपुर में। अमृता कला वीथिका कहाँ है? गोरखपुर में। यह पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और यह गैलरी है, किसके नाम पे बनाया गया है? अमृता कला वीथिका। आज के दौर में किस विश्वविद्यालय से संबंध है? गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज यह अंग बन चुका है। अब बात करेंगे इनके अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ और। कहा जाता है कि अब इनके प्रिय विषय, प्रिय माध्यम, प्रिय रंग, प्रिय, यानी कि कहने का तात्पर्य रहा कि इनका जो प्रिय माध्यम क्या था? माध्यम इनका था तैल रंग। जरूर याद रखना है, तैल रंग। यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि इनका प्रिय माध्यम तेल रंग था, यानी तैल रंग, ऑयल कलर पेंटिंग में इन्होंने सबसे पूरे आजीवन, आप ये जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल शैली की जितने भी कलाकार हैं वह ज्यादातर वास्ट टेक्निक के अंतर्गत काम करेंगे, यानी जल रंग माध्यम के अंतर्गत। लेकिन कहा जाता है कि जो अगर यूरोपी से पढ़ करके आएगा, जो ज्यादातर वाटर कलर में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हमने आपसे कहा कि यूरोपी के में पढ़ने वाले व्यक्ति जो भारत में आते हैं वह खास तौर से यूरोपी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप तेल रंग के नाम से जानते हैं। और यानी कि वह माध्यम कौन सा रहेगा? तेल रंग। यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। हमने आपसे कहा कि अमिता शेरगिल ने किस माध्यम का प्रयोग किया है ज्यादा से ज्यादा? वह तेल रंग है। दूसरी बात आती है इनकी टेक्निक क्या है? यह इनकी टेक्निक है यूरोपी। कौन सी है? यूरोपी। जरूर याद रखेंगे, इनकी टेक्निक यूरोपी है। लेकिन इनका प्रिय रंग कौन सा है? प्रिय रंग है कौन सा? लाल। जरूर याद रखना है, लाल। विषय क्या है? अब इनके बारे में आप विषय याद रखेंगे। भारतीय इनका विषय है। भारतीय के अंतर्गत क्या पॉइंट था कि दुख, इनकी कलाकृतियों में दुख, विषाद और ग्रामीण महिलाएं, भूखमरी, गरीबी, महामारी और श्रमिक मजदूर इत्यादि चित्रांकन किया। लेकिन खास तौर से इन्होंने बताया कि अगर भारत में गरीब न होते तो हमारा कैनवास कोरा रह जाता। कितनी बड़ी बात कही। कहने का तात्पर्य रहा कि जो अमृता शेरगिल ने दिखाया, समाज को दिखाया, वह इनके चित्रों में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि भारत का उस समय का इन्होंने क्या दिखाया? समाज को दर्द दिखाया, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा लोग गरीब हैं। यह पॉइंट इन्होंने चित्रांकन किया। अब बात आती है कि हमने आपसे कहा कि अमिता शेरगिल के शब्दों में इन्होंने कला को किस नाम से संबोधन किया है? एक दो पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। शब्दों में आप याद रखेंगे, शब्दों में किस नाम से संबोधन किया कला को? पहली बात तो इन्होंने कला कि कला का संबंध आत्मा से होता है। पहला पॉइंट, कला का संबंध किससे होता है? आत्मा से है। कला का संबंध आत्मा से है। दूसरी बात यह आती है, भारत में अगर गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ न होता। हमने आपसे पहले बताया, भारत में अगर गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ न होता। उनको कुछ सूझा ही नहीं। हमने आपसे बताया कि अमिता शेरगिल ने कहा कि अगर भारत में भूखमरी न होती, भारत में गरीबी न होती, भारत में महामारी न होती तो हमारा कैनवास कोरा के कोरा ही रह जाता, यानी सादा के सादा ही रह जाता। अगली बात आती है, अजंता वह चीज है जो मेरे समझ से परे है। यह 3 पॉइंट इन्होंने कही है। किस नाम से? अजंता वह चीज है जो मेरे समझ से परे है। यह 3 पॉइंट इन्होंने बताया। अब हम लेके चलते हैं इनके बारे में थोड़ी सी प्रदर्शनी के बारे में। इन्होंने प्रदर्शनी कहां कहां से आयोजित किया?
अब आपको याद रखना है कि 1934 ईस्वी के समय के अंतर्गत जब यह पेरिस से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत आती है, पेरिस से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत आती है, तो वह टाइम है 1934 ईस्वी का। कौन सा टाइम है? 1934 ईस्वी का। 1934 ईस्वी में जब ये भारत आती हैं तो इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद के निराला आर्ट गैलरी में किया था। इलाहाबाद के निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध है इसका, इलाहाबाद विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट से संबंध है। और कहा जाता है कि इनकी पहली प्रदर्शनी 1934 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत होती है। कौन सी गैलरी? निराला आर्ट गैलरी के अंतर्गत इनकी पहली एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद निराला आर्ट गैलरी के अंतर्गत यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत होती है। अब दूसरी प्रदर्शनी इनकी जो होती है मुंबई के ताज होटल के अंतर्गत इनकी दूसरी प्रदर्शनी होती है। इन्होंने दूसरी प्रदर्शनी मुंबई के ताज होटल में किया था। अब हम आपके बाद इनके अंतर्गत बात करेंगे प्रभाव, क्योंकि देखिए अमृता शेरगिल काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमृता शेरगिल के बारे में चयन बोर्ड आयोग ने भी कहा है कि आप इनको डिटेल में पढ़िएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अमृता शेरगिल काफी फेमस है, इसलिए आप इनको बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। कहने का तात्पर्य यह रहा कि अमृता शेरगिल की कला पे किसका किसका प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम दो बातें कर लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार है जो पश्चिम से काफी प्रभावित थी। अब स्वाभाविक सी बात आती है कि अगर खास तौर से अगर देखा जाए तो यह यूरोपीय शिक्षा ग्रहण करती हैं, लेकिन जब यूरोपीय शिक्षा ग्रहण करती हैं तो इन्होंने यह जितने भी चित्रकार हैं खास तौर से यूरोपीय चित्रकारों से ही प्रभावित रहेंगी। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, किससे प्रभावित थी, प्रभावित किससे रही, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। पहली बात, इन्होंने यूरोप के भ्रमण के दौरान जब इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया तो यह बाद में इटली भी जाती हैं। इन्होंने भ्रमण किया तो भ्रमण करने के बाद इन्होंने हेनरी मातिस किस वाद का चित्रकार है? जंगलवाद। यह हेनरी मातिस पिकासो के साथ साथ गोगवा उत्तर प्रभाववादी चित्रकार, इसके साथ साथ ब्राक घनवाद का चित्रकार है, पिकासो घनवाद का चित्रकार है, हेनरी मातिस जंगलवादी यानी फावादी चित्रकार है, पाल गोगवा यह आपका उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है। लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो अमृता शेरगिल प्रभावित रही ताहिती द्वीप से। ताहिती द्वीप किसका था? ताहिती द्वीप पे कौन सा चित्रकार ने ज्यादातर काम किया है रह करके? पाल गोगवा ने। पाल गोगवा का ताहिती द्वीप काफी फेमस है। यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि पाल गोगवा का संबंध ज्यादातर कलाकारों के, हमने आपको यूरोपीय कला के बारे में जब पढ़ाया था तो यह बताया था कि पाल गोगवा एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादातर अपने कला का जीवन कहां करता है? ताहिती द्वीप में रह करके चित्रांकन करता है। लेकिन विसेंट वान गो कहां करता है? अर्ल नामक स्थान पे, अर्ल नामक गांव में। यह दोनों में फर्क है, एक आर्सेनिक खा करके आत्महत्या कर लेता है तो एक अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या कर लेता है, एक अपनी प्रेमिका को कान काट करके देता है तो दूसरा व्यक्ति पागल होकर के आत्महत्या कर। यह पॉइंट रहे हैं। यानी कि विसेंट वान गो अर्ल नामक गांव में रह करके अपनी चित्रकला का मुख्य उद्देश्य बनाता है। लेकिन पाल गोगवा की ताहिती कला से अमृता शेरगिल काफी प्रभावित थी। कहने का तात्पर्य यह रहा कि पाल गोगवा से काफी प्रभावित थी कौन? अमृता शेरगिल। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंतर्गत ये किससे प्रभावित थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जरूर याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद नंदलाल बसु, ये दो लोगों का नाम आता है। नंदलाल बसु और रविन्द्रनाथ टैगोर की कला से काफी प्रभावित थी। अब हम इनके अंतर्गत बात करेंगे पुस्तक। अमृता शेरगिल ने कौन कौन सी पुस्तकों का लिपिबद्ध किया था, इनके बारे में बात करें।
पुस्तकें, कौन कौन सी इनकी उन्होंने पुस्तकें लिखी है यह बारे में देखिए। पहली बात तो आर्ट एंड एप्रिसिएशन, यह काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। आर्ट एंड एप्रिसिएशन, आर्ट एंड एप्रिसिएशन पहली पुस्तक है, काफी फेमस है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इंडिया आर्ट टुडे जो दूसरी पुस्तक मानी जाती है, इंडिया आर्ट टुडे जरूर याद रखेंगे। तीसरी पॉइंट जो आती है, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन यह दो पॉइंट आप याद रखेंगे, लेकिन उसको भी हम आपको बता देते हैं। तीसरा, ट्रेंड्स आर्ट इन इंडिया, ट्रेंड्स आर्ट ऑफ इन इंडिया, यह तीन पुस्तकों इन्होंने लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुडापेस्ट हंगरी। लेकिन कहा जाता है कि जब अमिता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ तो भारत में आने के बाद इन्होंने कला के क्षेत्र में धूम मचा रखी थी, लेकिन क्या उस देश का भी कुछ कर्तव्य होता है अमिता शेरगिल को कुछ पहचान बनाने की। यही कारण है कि बुडापेस्ट हंगरी यानी हंगरी देश ने अमिता शेरगिल के जीवन पे आधारित यानी अमिता शेरगिल के नाम पर इन्होंने अमिता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया था। किसने? हंगरी ने। यानी कि अमिता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र हंगरी में स्थित है, यह अमिता शेरगिल के नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट रहे जो हमने आपको चर्चा की। अब हम आपको लेके चलेंगे कि पेंटिंग्स, अमिता शेरगिल की पेंटिंग काफी फेमस रही और इनकी पेंटिंग अभी अभी 2006 में 2018 में भी बिकी हैं, काफी मशहूर रही हैं, काफी फेमस रही हैं। आइए थोड़ी सी बात दो पेंटिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स इनकी नीलामी हुई है। देखिए नीलामी की अगर आप बात करें तो इनकी 2006 में एक पेंटिंग भी की थी। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली के कहां से? यह दिल्ली की भी की थी, जो नगमा से 2006 में इनकी पेंटिंग भी की थी। वह उस पेंटिंग का नाम था बिलेन सीज के नाम से जानी जाती थी। लेकिन यह पेंटिंग 6.9 करोड़ रुपए में बिकी थी। कितने में? 6.9 करोड़ रुपए में। कितने में बिकी थी? 6.9 करोड़ के अंतर्गत। अब बात आती है इनकी 2018 में। 2018 में यह पेंटिंग बिकी थी कहां? सोथबी नीलामी घर है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। और इस सोबथी नीलामी घर के अंतर्गत द लिटिल गर्ल इन ब्लू, कौन सा? द लिटिल गर्ल इन ब्लू, यह कितने में बिकी थी? 18.67 यानी 18.67 करोड़ रुपए के अंतर्गत। अब यह सोचिए आप, जितना बड़ा यह बोर्ड है उतनी बड़ी पेंटिंग है। इस पेंटिंग अगर आप कीमत लगाएंगे तो 16 करोड़ 18 करोड़, इतनी महंगी पेंटिंग। अगर शायद आज अगर अमृता शेरगिल होती तो उनका पूरा जीवन हरा भरा होता। लेकिन यह पेंटिंग 2018 में बिकी, 2006 में बिकी, तो उनको क्या फायदा हुआ? लेकिन किसी की कला रह जाती है। हमने आपसे चर्चा भी किया था कि व्यक्ति की कला रह जाती है, व्यक्ति नहीं रहता लेकिन उसकी कला रह जाती है। आज आप और हम अमिता शेरगिल के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी कला को पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे पुरस्कार। कहा जाता है कि एशिया की पहली महिला है ऐसी, एशिया की पहली ऐसी महिला है जिनको ग्रांड सोलन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहली ऐसी महिला है जिनको ग्रांड सोलन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अब हम आपको लेके चलेंगे चित्र। चित्र कौन से चित्र रहे हैं? देखिए, अमिता शेरगिल का सबसे पहला चित्र, अमिता शेरगिल का सबसे पहला चित्र 1932 ईस्वी में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1932 ईस्वी में। उस समय इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? यंग गर्ल। कौन सा? यंग गर्ल, यानी युवा स्त्रियां या युवा लड़कियां, युवा लड़कियां, यह सबसे पहला चित्र माना जाता है। यह और दूसरी पॉइंट यह आता है, अमिता शेरगिल एक ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा आत्मचित्र बनाया है। आत्मचित्र बनाया, भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा आत्मचित्र बनाने वाली महिला कलाकार है। और कहा जाता है कि लेकिन पाश्चात्य कला के अंतर्गत आप बात करें तो ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसने सबसे ज्यादा आत्मचित्र बनाया है? रेम्ब्रा। किस देश का निवासी था? बोलिए। रेम्ब्रा हालैंड का निवासी था। देखिए, याद रखेंगे कि यह अमिता शेरगिल ने भारत की ऐसी पहली महिला आधुनिक चित्रकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आत्मचित्रांकन किया है। हमने आपसे यह भी बताया था, जिस प्रकार से रेम्ब्रा एक ऐसा व्यक्ति था कि ऐसा चित्रकार था जिन्होंने सबसे ज्यादा आत्मचित्र बनाया, लेकिन वह भी शीशे में देख करके, शीशा सामने ऐसे शीशा रख लेता था, उसको बाद वह पेंट करता था अपने आप को। लेकिन कहा जाता है उसी प्रकार से अमिता शेरगिल ने भी किया। भारत की ऐसी पहली आधुनिक महिला चित्रकार है जिन्होंने शीशे को अपना देख करके उसका चित्रांकन किया है, उसका चित्रांकन किया है, यानी सेम टू सेम। हमने आपसे यह भी बताया क्या इसकी कला पे भी इनका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें इनके चित्र के बारे में, तो चित्र आप याद रखेंगे कौन कौन से चित्र हैं वह हम आपको बता देते हैं। देखिए, चित्र के अंतर्गत पर्वतीय पुरुष जिसको हिल मैन के नाम से जानते हैं। और एक पॉइंट और आप जरूर याद रखेंगे कि 2-3 पॉइंट है। अमिता शेरगिल के पूरे लगभग पूरे चित्र, यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपको हमेशा याद रहेगा कि अमिता शेरगिल के ज्यादा से ज्यादा कलाकृतियां नगमा में स्थित है। नगमा यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत इनकी कलाकृतियां सबसे ज्यादा संग्रहित है। अब बात यह आती है कि अमिता शेरगिल में कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि अमिता शेरगिल ने का यह पेंटिंग किस माध्यम में बनाया गया है। तो हमने आपसे चर्चा किया कि अमिता शेरगिल ने खास तौर से पूरी चित्रांकन आपको तेल माध्यम में और किस पे किया है, वह कैनवास पे किया है। यह पॉइंट आप 2 बातें याद रखेंगे। इनकी ज्यादा से ज्यादा कलाकृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। दूसरा पॉइंट यह आता है कि इनकी ज्यादा से पूरी की पूरी पेंटिंग से इन्होंने किसी वास्तु यानी कि टेक्निक का प्रयोग नहीं किया। जल रंग माध्यम में कोई भी ज्यादातर पेंटिंग नहीं बनाया, सिर्फ एक माध्यम का प्रयोग किया है। वह माध्यम कौन सा है? तेल रंग। तेल रंग आप जरूर याद रखेंगे। कहा जाता है कि अमिता शेरगिल ने पूरी की पूरी पेंटिंगें ज्यादातर तेल रंग में बनाई है, इसलिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको ऑप्शन आए आप तुरंत लगा दें, यह पॉइंट रखें आप। हमने आपसे बताया कि इनकी ज्यादातर कलाकृतियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। इन्होंने ज्यादातर जो माध्यम का प्रयोग किया वह आपका कौन सा माध्यम है? तेल रंग माध्यम है। लेकिन अब हम आपको इसमें नहीं बताएंगे कौन से क्या चीजें हैं, डेटा हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, पर्वतीय पुरुष या हिलमैन यह 1935 ईस्वी में इसको बनाया। कहाँ है? दिल्ली में। किस माध्यम में? कैनवास पे तेल रंग है। यह कैनवास पे तेल रंग है। यह भी
आपको कैनवास पे तेल रहेंगे। जितनी भी चीजें आएंगी अमिता शेरगिल के बारे में, कैनवास पे तेल रंग। और इसकी कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंतर्गत। दिल्ली में कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत। हमने आपसे चर्चा किया। अब दूसरा जो पॉइंट आता है हिल वुमेन, यानी हिल वुमेन। हिल वुमेन यानी कि पर्वतीय महिलाएं। पर्वतीय महिलाएं 1935 ईस्वी में बनाया था, लेकिन यह किस पे बनाया गया है? यह तेल रंग था, कैनवास पे तेल रंग। लेकिन बात आती है कि 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने इस पेंटिंग पे डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी किया है, यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आती है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ये अब कहां संग्रहित है? यह पेंटिंग नई दिल्ली में। अब इसको हम किस माध्यम में बनाया है? तेल रंग। किस पे बना है? कैनवास पर। यह भी हम आपको बताएंगे नहीं, यह आप खुद याद रखेंगे। अगली बात आती है ब्रह्मचारी। यह भी आपको कैनवास पे तेल रंग है। तीन बहनें, तीन बहनें, यह भी आपको कैनवास पे तेल रंग है, दिल्ली में है। ज्यादातर पूरी पेंटिंग इनकी कहां है? दिल्ली में है। अब अगली अगर आप पॉइंट पे चर्चा करें, तीन महिलाएं कौन सी हैं? तीन महिलाएं। तीन महिलाएं या थ्री वुमेन के नाम से जानी जाती है। कैनवास पे तेल रंग है, दिल्ली में है। अगली अगर आप बात करें सूरजमुखी। सूरजमुखी, सूरजमुखी जिसको आप सनफ्लावर के नाम से जानते हैं, कैनवास पे तेल रंग है, दिल्ली में है। अब भिखारी, अगला जो पेंटिंग है भिखारी, यह भी आपको कैनवास पे तेल रंग बनाया गया है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, अगला जो पेंटिंग आती है हंगेरियन जिप्सी गर्ल, यह भी आपको तेल कैनवास पे तेल रंग बनाया गया है। अब अगर हम बात करें वधु का श्रृंगार या दुल्हन का श्रृंगार, वधु का श्रृंगार या दुल्हन का श्रृंगार, यह भी आपको तेल रंग में बनाया गया है और यह भी दिल्ली में है। यह 1937 ईस्वी में बनाया था। जब इन 1938 ईस्वी में इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने बनाया था। दुल्हन का श्रृंगार यानी 1938 ईस्वी में किसकी शादी होने वाली है? यह होने वाली है अमृता शेरगिल की। लेकिन इन्होंने पेंटिंग किस नाम से बनाया? वधु का श्रृंगार यानी दुल्हन का श्रृंगार। तो अगली पॉइंट पे अगर आप बात करें तो कहा जाता है हाट बाजार। हाट बाजार, हाट बाजार, बालिका वधु, बालिका वधु, मदर इंडिया, मदर इंडिया, मदर इंडिया यानी भारतीय माँ, भारतीय माँ के नाम से बनाया है। इसके बाद बाजार जाते हुए, हाट जाते हुए, बाजार, बाजार जाते हुए। इसके बाद कहा जाता है संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। इसके बाद हल्दी पीसने वाली या हल्दी ग्राउंड्स, हल्दी, हल्दी पीसने वाली, पीसने वाली या हल्दी ग्राइंडर्स, ग्राइंडर्स, हल्दी ग्राइंडर्स। और यह भी पेंटिंग आपको दिल्ली में है। इसके बाद यंग गर्ल्स, भूखमरी की त्रासदी, भूखमरी, भूखमरी की त्रासदी, त्रासदी। इसके बाद अछूत बालिका, अछूत बालिका। यह इनकी पेंटिंगें हैं जो आप जानते हैं। आपको पता है कि कितनी पेंटिंगें हैं, कौन कौन सी पेंटिंगें हैं, और हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि आप यह पॉइंट याद रखेंगे। आप कौन सा पॉइंट याद रखेंगे कि अमिता शेरगिल की ज्यादा से ज्यादा कलाकृतियां तेल माध्यम में है। अमिता शेरगिल की ज्यादा से ज्यादा पेंटिंगें राष्ट्रीय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। यह पॉइंट रहा। इतनी चीजें रही अमिता शेरगिल के बारे में। बातें समझ में आई आपको? अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे।